हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला आपका सोशल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का 50 अंक का आपका ये पेपर होता है और 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी दोस्तों हम आपको बता दें, आपको 4 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के दिए जा चुके हैं। इसी चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दी गई है, तो चैनल पर जाकर आप यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के 4 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा दिए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ फाइल को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और दोस्तों इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको बताने कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। ठीक है, क्या था, जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो क्या था, खुर्रम था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। तो आप बताएंगे कि जो विश्व यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है वो है आपका जापान। कौन सा है, जापान। आप बताएंगे क्या है नाम, जापान। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ना है और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप बताएंगे कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है। कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ाएं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4 है आपका, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। तो आप बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश की तेल शोधनशाला है वो मथुरा जिले में है। कहाँ पर है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपका तेल शोधनशाला स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, 2 सदनों के अतिरिक्त। ठीक है, सबसे पहले तो होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, जो कि उच्च सदन होता है। उसके बाद होता है आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, जो कि निम्न सदन होता है संसद का। ठीक है, इसके अलावा तीसरा भी होता है एक। ठीक है, तीसरा अंग कौन सा होता है, यहाँ पर संसद का तीसरा अंग होता है आपका राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा गया कि 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग अन्य और कौन सा अंग है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर लगाइएगा आप। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर बताया गया कि विश्व का प्रथम सौर बिजलीघर भारत के किस नगर में स्थित है। तो आप बताएंगे कि ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में। विश्व का प्रथम सौर बिजलीघर भारत के किस नगर में स्थित है, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे। तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे, तानसेन। ठीक है, अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे उसमें यहाँ पर तानसेन ही थे प्रमुख रूप से। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या आपका 8। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पर अपना चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, जो कि राज्यसभा के चुनाव की बात की जा रही है, लोकसभा की नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो कम से कम 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर लगाइए आप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो आप बताएंगे कि 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था सन 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धातु इनमें से कौन कौन सी हैं, क्या लोहा, क्या तांबा, क्या सोना, ये फिर उपयुक्त सभी। तो आप बताएंगे कि ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये सभी धात्विक पदार्थ हैं। तो आप उपर्युक्त सभी पर अपना आंसर लगा देंगे। किस पर लगाएंगे, उपर्युक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी धात्विक पदार्थ है। प्रश्न संख्या यहाँ पर है आपका 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था। तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, और ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जहाँ से आपको पता ही है मुगल काल की स्थापना हुई थी। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत में, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1556 ईस्वी। आपको रखना है ध्यान, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12 है, भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, बल्कि शासन का प्रमुख आपको बताना। तो शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भैया, राष्ट्रपति। आप लगाएंगे प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में जो शासन करने का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का यदि प्रमुख पूछा जाए तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है
और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे पहले बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। अगर छोटे छोटे वाले की बात करें जिसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया तो छोटा वाला हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 14 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो आप बताएंगे कि संभाजी। कौन था? संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 आपका। और प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो जजिया का था, ठीक है, एक तरह का टैक्स था जजिया। जजिया क्या था? ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, ये जजिया एक तरह का क्या था? टैक्स था। ठीक है, मुगल काल में। तो इसे समाप्त कर दिया था किसने? अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो PDF फाइल है, ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में है, तो फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप से जाकर तुरंत इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका रिवीजन भी आप कर सकते हो। नीचे इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएंगी। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी आंसर की भी इसी मॉडल पेपर में नीचे अभी वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, कोई भी प्रश्न मिस ना कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी, आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 17, जो कोई नीति आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 18 की सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 है, न्यायालय, ठीक है, जो यहाँ पर न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कोर्ट्स आपको पता ही होगा कोर्ट्स, इसके टाइप से बताने कि कितने टाइप के ये कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिला लेवल पर एक कोर्ट होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होते हैं उन्हें हम जनपद न्यायालय बोलते हैं कि जनपद स्तरीय। उसके बाद स्टेट लेवल पर कोर्ट होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर कोर्ट होते हैं। कोर्ट मतलब न्यायालय, ठीक है, कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इसी कोर्ट की बात की जा रही है और कोई से कोर्ट की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो दूसरे टाइप का जो कोर्ट होता है वो तो आपके स्टेट लेवल पर, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसी स्टेट में 1 या 2 हो सकते हैं, जैसे कि आपने यूपी में 2 हाई कोर्ट हैं, आपको ध्यान देना ही है। ठीक है, लखनऊ खंडपीठ है एक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, दूसरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो है ही आपका पहला। तो यहाँ पर इसके बाद है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि हमारे देश के न्यू दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो ये कोर्ट्स के टाइप हो गए आपके। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो ये सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है रिजर्व बैंक। ठीक है, और इसके बाद है ये विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट है मुद्रा और स्टॉक पर नियंत्रण रखता है। चौथा पॉइंट है ये बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये ऋण भी प्रदान करता है। ठीक है, बैंकों को ये बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है भैया वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाता है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का। प्रश्न संख्या 22 से मुगलकालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिख दीजिए। यहाँ पर अति लगा दिया है तो आपको भी अति ही कर देना। ठीक है, अति लगा दिया तो मतलब बहुत प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताना जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश और महाविदेशों से भी जो सैलानी हैं वो भर भर के आते हैं देखने के लिए। तो आपको यहाँ पर अति पूछा गया तो आपको भी एकदम अति कर देना। तो बताना है कि सबसे पहला नंबर 1 पर आपका ताजमहल है। ठीक है, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, मुगल बादशाह, आपको पता ही है। दूसरा आपका लाल किला यानी कि रेड फोर्ट। ठीक है, दोनों ही जो इमारतें हैं वो बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, आपको रखना है ध्यान। और ये वेरी यहाँ पर फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस इमारतें हैं जो कि अति प्रसिद्ध हो गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 से आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध वो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था, ये भी आपको रखना है ध्यान। प्रश्न संख्या 24 से संवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बता दीजिए। अब संवर्ती सूची को आपको समझ लेना। संवर्ती सूची वह है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कानून बना सकती है, यानी कि
समवर्ती सूची में है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर कानून बनाती है, ठीक है। कोई भी ये सब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए एजुकेशन ही है, ठीक है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन के मामले में राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है एजुकेशन के ऊपर। और दूसरा आपका सेंट्रल जो संघ सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो भी एजुकेशन के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर दोनों ही सरकारें यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, ऐसे सब्जेक्ट को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सबसे पहला तो आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा हो गया। उसके बाद धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उसके बाद जो उद्योग वगैरह लगते हैं, ठीक है, इन पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 25 से कबूलियत किसे कहा जाता था? तो किसानों के द्वारा अपनी भूमि और उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? कबूलियत कहा जाता था। प्रश्न संख्या 26 से भारत के बाबर की जो पुत्री थी कौन थी और बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर की जो पुत्री थी यानी कि जो बेटी थी उसका नाम था गुलबदन बेगम और बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ हुमायूं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? भाई बहन, ठीक है। क्या हुआ? भाई बहन, ठीक है। गुलबदन बेगम और हुमायूं ये आपस में भाई बहन थे, ठीक। प्रश्न संख्या 27 से आपका इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिख दीजिए। तो इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई। दूसरा पॉइंट है इससे राज्य को एक निर्धारित आय जो है वो निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो, यानी कि जो बंदोबस्त था वो स्थायी कर दिया गया था, ठीक है। अब इससे गवर्नमेंट को कोई यहाँ पर मसौदा नहीं था, कोई भी यहाँ पर दिलचस्पी नहीं थी कि आपके खेत में पैदावार हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आपको लगान देना थी, यानी कि वहाँ पर जो भी टैक्स वगैरह था गवर्नमेंट को वो आपको देना होता था, ठीक है, किसानों के द्वारा। प्रश्न संख्या 28 है मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हो? तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थलीय कह दीजिए या फिर रेगिस्तान कह दीजिए। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर जलपात जो होता है, जो वर्षा का जल होता है या हिमपात का, ठीक है, वर्षा या हिमपात का जो जल का जो योग होता है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर बहुत ही कम बारिश हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान या फिर मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यदि कम बारिश होती तो वह रेगिस्तान या मरुस्थल कहलाता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संसदीय प्रशासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका या कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है, ठीक है। कार्यपालिका की नियुक्ति कहाँ से होती है? विधायिका से होती है और विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है और विधायिका के विश्वास रहने तक ही क्या होती है? वह पदासीन रहती है, यानी कि पद पर बनी रहती है। प्रश्न संख्या 23 है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से अपने लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, इनको आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। हमने आपको कहा था कि इस PDF के लास्ट में यानी कि मॉडल पेपर के लास्ट में आंसर की आपके लिए दी हुई है, तो फटाफट जाकर इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।